आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट्स की। फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट्स अब सिर्फ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं है, बल्कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के बारे में भी है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर कपिल जैन। आईएम कलकत्ता से पढ़े हुए कपिल एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर हैं। कपिल को सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स में बहुत तजुर्बा है। उनकी किसान बनने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये शुरू हुई रिन्यूएबल एनर्जी और बायोडीजल प्रोडक्शन से। विदेश में टॉप ग्लोबल बैंक्स के साथ सक्सेसफुल करियर बनाने के बाद उन्होंने लॉन्च किया अपना खुद का फार्मिंग वेंचर विशिष्ट फार्म्स, जिसका विजन है लोगों के लिए ग्रीन वेल्थ क्रिएट करना। वेलकम मिस्टर कपिल। थैंक यू प्रदीप। चलिए सीधे शुरू करते हैं सर। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोगों के पर्सपेक्टिव में फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इज इट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है प्योरली, या फिर कुछ लाइफस्टाइल ट्रेंड भी आ गया है फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट? तो एक्चुअल में ये आरओआई भी है, ये आपका ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी है, वेर यू आर लाइक अदर देन मनी यू आर लाइक आल्सो इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। ये एक लेगेसी है जो आप कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट लाइफस्टाइल भी है, क्योंकि विद फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है holidays and all. You can stay in your own farm, you can gain your health, you can stay there. So it's a mix of all type of investment which you can think of. So holistic investment philosophy is there in the farmlands. ठीक है सर। तो ये बताएं कि एक अपार्टमेंट, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से और फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली क्या फर्क है? ओके, दो चीजें हैं। अगर आप अपार्टमेंट में या किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एप्रिसिएशन लिमिटेड रहता है, क्योंकि बियॉन्ड सर्टेन लिमिट एप्रिसिएशन होने में काफी टाइम लगता है। फार्मलैंड में, इन एनी लैंड एंड स्पेशली फार्मलैंड में, द एप्रिसिएशन इज मच फास्टर, मच बेटर। और उसके अलावा फार्मलैंड में आपको एक तरह से पैसिव इनकम है, क्योंकि इट इज मैनेज फार्मलैंड जो होते हैं, तो उनमें आपको पैसिव इनकम है जो होती रहती है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अदर देन द लैंड एप्रिसिएशन, यू गेट सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। इस फार्मलैंड में आपका टिकट साइज कम होता है, तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आप एंटर कर सकते हैं, एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस और मल्टीपल रिटर्न्स एवेन्यू होते हैं, जो कि आपको रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में उतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट में अगर आप विचार करें, 10 से 15 लाख रुपए में आप अच्छा फार्म खरीद सकते हैं। रिटर्न आपको, जो जैसे हमने लास्ट बात की लास्ट क्वेश्चन में, रिटर्न आपको मिलता है आरओआई इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स, देन आपको मिलता है लाइफस्टाइल रिटर्न, देन आपको मिलता है ग्रीन रिटर्न। सो मल्टीपल रिटर्न्स हैं। एंड जस्ट अगर मैं इसको आरओआई से ही लिमिट करके रखूं, तो भी फार्मलैंड में इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, द रिटर्न्स आर बेटर देन एनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी यू कैन इन्वेस्ट इन। आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। किस तरह के फार्मलैंड्स हैं लीगल टर्म्स में, और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या आप रिकमेंड करते हैं किस टाइप के फार्मलैंड्स में इन्वेस्ट करें? ओके, तो फार्मलैंड का अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा तरीका डिफरेंशिएशन नहीं है। इन द एंड, कोई भी लैंड जिसका कि आपका कन्वर्जन नहीं हुआ लीगल टर्म्स में, जिसका कन्वर्जन नहीं हुआ है किसी भी तरह का, वो फार्म लैंड है। तो इवन सिटीज में भी आपको कहीं जाते हैं, आपको मिलती है कि रेवेन्यू लैंड बोलते हैं लोग, वो भी ऑन पेपर लीगली दैट इज फार्म लैंड। इट मे वेरी ऑन साइज, इट कैन बी कन्वर्टेड फॉर एनी रीजन और एनी पर्पज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो फार्म लैंड है। तो लीगल टर्म्स में फार्म लैंड का डिफरेंस नहीं है। इन टर्म्स ऑफ आप कहाँ खरीद रहे हो, सबसे फॉर पर्पज होता है। इफ यू आर गोइंग फॉर फार्मिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर प्लांटेशन, आप खुद प्लांट कर रहे हैं फार्मिंग, या आप मैनेज फार्म में दे रहे हैं, तो उस तरह से यू कैन क्लासिफाई और सेग्रीगेट द लैंड बेस्ड ऑन मैनेज फार्मलैंड वर्सेस सेल्फ मैनेज फार्मलैंड या सेल्फ मैनेज फार्म्स। then you can qualify in terms of ki whether it's a plantation land, whether it's a say if you are doing farming only, which is say the crops which are 3 months or 6 month cycle, those crops you are doing, उस तरह से आप इसका सेग्रीगेशन कर सकते हैं। बट लीगली एज आई सेड, डायरेक्टली कोई डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, तो क्योंकि लीगल डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है आपका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि इस तरह के फार्म में इन्वेस्ट करें। डेफिनेटली वहां पे दो डिस्टिंक्शन आते हैं कि एक मैनेज्ड फार्मलैंड है और एक अपने से खरीदा हुआ, अपने से मैनेज किया हुआ फार्मलैंड है। तो उसमें भी हम मैनेज फार्मलैंड की बात करेंगे बाद में, लेकिन उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर किस में इन्वेस्ट करे? पर्सनली आई वुड रिकमेंड, हमारा तो खैर कमर्शियली आल्सो आई वुड रिकमेंड, बिकॉज वी आर इन द सेम बिजनेस। बट इवन इफ आई कीप असाइड कि मेरा बिजनेस है, फिर भी अगर आप कुछ भी देखें, तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं एंड you are not going for
से मैनेजिंग द फार्म बाय योरसेल्फ, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि आपको मैनेज फार्म लैंड में ही जाना चाहिए. देयर इज वन corollary आई लव टू टॉक और गिव ऑलवेज कि फार्मिंग इज लाइक रेजिंग अ चाइल्ड. बच्चे को जैसे आप बड़ा करते हैं, फार्मिंग एग्जैक्टली सेम है. जिस तरह से बच्चे हमेशा केयर मांगते हैं, दे नीड ऑल द अटेंशन, एंड स्पेशली व्हेन दे आर लाइक यंग, काफी छोटी उम्र के होते हैं तो ज्यादा अटेंशन मांगते हैं, राइट. आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. सेम फार्म में है, फार्म में हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर जब फार्म नए नए हैं तब आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है. अदरवाइज अगर वही एक, अगर आपने बच्चों को ढंग से संस्कार नहीं दिए, नहीं पाला, तो लॉन्ग टर्म में भी नुकसान रहता है. और अगर आपने उनको अच्छे से रखा है तो लॉन्ग टर्म में आपको जितना बेनिफिट हो सकता है, उसी तरह से सेम चीज आपकी फार्म लैंड पे भी या फार्मिंग में भी रहेगी. कि अगर आप शुरुआत में ढंग से अपनी फार्मिंग का ध्यान रखते हैं तो रिटर्न्स आर मच मच मोर देन एनी मोस्ट ऑफ द एसेट क्लास. हैविंग सेड दैट, अगर आप उसको ढंग से नहीं रखते हैं तो यू विल सी कि मतलब वी मे लूज समथिंग, राइट. एंड इसीलिए अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है जहां पे कि आपका प्राइमरी अर्निंग सोर्स है, प्राइमरी काम कुछ और है, तो या तो आपको अपना फार्म मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी टीम रखनी पड़ेगी जो उसको मैनेज करे, जहां पे कि आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर आपको खुद वहां रहना पड़ेगा. दोनों ही सिचुएशन, अगर आपका कोई और काम है तो अगर बड़ी टीम रखते हैं तो फाइनेंशियली कॉस्ट विल बी हाई, और अगर आप खुद वहां जाके रहते हैं तो इधर यू आर नॉट गिविंग इनफ अटेंशन देयर, या फिर आपके काम में कहीं ना कहीं इंटरप्शन आने का रिस्क रहता है. तो इन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस मैं कहता हूं कि यू शुड गो फॉर मैनेज फार्म लैंड्स. या अगर इसको मैनेज भी, अगर आप बहुत बड़ी जमीन लेते हैं, से इफ यू आर बिग लैंड ओनर, वांट टू बिकम बिग लैंड ओनर, की 50-100 एकड़ ले रहे, तो वहां पे यू कैन अफोर्ड टू पुट योर ओन टीम एंड गेट इट मैनेज, फिर भी आपका सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ जाता है. बट अगर आप रियल में रिटेल इन्वेस्टर की तरह बात करें, जहां पे कि आप आधा एकड़ 1 एकड़ तक खरीदने की सोचते हैं, तब उस हालत में यू डेफिनेटली हैव टू गो विद द मैनेज फार्मलैंड्स. अदरवाइज इट विल बी यू नो अ बिग रिस्क, जहां पे कि asset which can give you very good yield, very good return will become negative because कि आप ध्यान नहीं रख पाए. तो इसलिए डेफिनेटली डेफिनेटली गो फॉर मैनेज फार्मलैंड. थैंक यू सर उस एडवाइस के लिए। तो थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं सर। नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए फार्मलैंड खरीदने में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या लीगल चैलेंजेस हैं? फार्मलैंड और एनी लैंड इज मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दिस थिंग. तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज हैं. आई नो फ्यू ऑफ देम, क्योंकि हम इस फील्ड में काफी काम किया अलग अलग जगह. महाराष्ट्र में नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कांट परचेज फार्म लैंड. Same, and in Himachal and Uttarakhand, the restrictions are, or even for that matter, part of Jammu, like I think Jammu and Kashmir still has some, that outsiders cannot purchase farmland, any farmland. But if we talk about like state like Rajasthan, Andhra, Karnataka, or Tamil Nadu, anyone can purchase a farmland. They have to be Indian citizen. That is the only restriction. NRI or like resident Indian can only purchase it. NRI or say OIC or any anyone who is not Indian national cannot purchase, वो नहीं खरीद सकते. उसके अलावा सब लोग बहुत सारे राज्यों में फार्मलैंड खरीद सकते हैं. अच्छा, इसी में थोड़ा और टेक्निकल जाएंगे। जो फार्मलैंड्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, वो ओनरशिप, टाइटल, लीगल स्टैंडिंग, ये सब फार्मलैंड की कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? Okay. As I said, farmland is the class of land asset. तो if you have a very good attorney, अच्छे लॉयर को अगर आप पेपर्स दिखाते हैं, तो आप मतलब लॉयर कैन वेरीफाई. जिस स्टेट में है प्रेफर करें उसी स्टेट में किसी अच्छे शहर में किसी लॉयर को आप दिखाएं, क्योंकि दे नो द इंट्रिकेसीज ऑफ यू नो पर्टिकुलर स्टेट्स लॉज जो कि इस पे एप्लीकेबल होंगे, और दे कैन आल्सो चेक द पेपर बेटर देन अदर्स. हैविंग सेड दैट, वन सजेशन अगेन गोइंग बैक कि व्हेन यू आर गोइंग, आप देखिए जमीन को एक बार, अगर आप खरीदने जा रहे हैं देखिए जमीन को, जाके फील कीजिए. एंड इवन वहां पे देखेंगे तो अ लैंड विच इज विच फॉर विच बाउंड्री इज डन, वो लैंड डेफिनेटली इज सेफर देन अ लैंड विच इज लाइक आइडल आउटसाइड. Plus, अगर managed farmland, and normally say we or all the people purchase bigger tracts of land which we validate or verify using multiple legal opinions from people, lawyers, right? So any managed farmland, any land which has you know the boundary done and all are relatively safer. आप वहां पे जाइए, अगर आप मतलब मैनेज नहीं ले रहे हैं, आसपास के लोगों से बात कीजिए. देन इफ देयर इज एनी इशू,
गुड थिंग इन इंडिया इज हम सब लोगों को बातें करना बहुत पसंद है. So when you go, you talk to local people, they will many times they will tell you कि कहाँ कोई issue है या नहीं है. That will give you the first hint about like how good or risky it is. But in the end, go with a sound professional opinion from a lawyer if you are purchasing any farmland. ओके, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। क्योंकि हम फार्मलैंड की बात कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल है कि क्या फार्मलैंड खरीदते वक्त कोई एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? नॉट पर से उतनी नहीं है जो कि हमें मतलब कोई ऐसी ध्यान रखे, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लीगल और ओनरशिप टर्म्स, एनवायरमेंटल पॉलिसीज. ओनली थिंग इज, अगर आपका टाइटल क्लियर है, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू फॉरेस्ट लैंड और नॉट डिक्लेयर द फॉरेस्ट और समथिंग, तो आपको कहीं भी कोई इशू नहीं है. तो लीगल टर्म्स में ओनली इफ इट इज अ फॉरेस्ट लैंड और बिलो लाइक डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट विच इज देयर, देन देयर विल बी मेनी रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट एक्टिविटीज यू कैन डू देयर. उसके अलावा देयर आर नॉट मेजर चैलेंजेस यू नीड टू रियली वरी अबाउट कि क्या है. बट देयर आर फैक्टर्स विच यू नीड, नॉट एनवायरमेंटल बट इन यू शुड, और नॉर्मली एनीवन हु इज परचेजिंग, हमें देखना चाहिए कि आपकी जो लैंड है एक्सेसिबल हो, आप गाड़ी से जा सके या रोड से जा सकें. वहां पर अगर कभी भी कुछ काम कराना हो तो बड़े व्हीकल्स वहां आ सके. तो इस तरह की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. क्योंकि फार्मिंग, अगेन गोइंग टू सेम करली, इज लाइक रेजिंग अ चाइल्ड. तो आपको उसका प्रॉपर ध्यान रखना है. तो यहाँ पे आपको बड़ी मशीन्स आ सके जो कि आजकल काम और लैंड इंप्रूवमेंट को सिग्निफिकेंटली आसान बना देती हैं. तो अगर आपकी लैंड पे बड़ी मशीन्स अगर नहीं आ पाएंगी, तो या तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी या टाइम बढ़ जाता है. तो यू नीड टू जस्ट सी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट कि कहाँ है. एंड देन अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े नदी नाले बीच में आ रहे हैं जिससे कि मशीन नहीं आ सके. तो इस तरह छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होती हैं. उसके अलावा कोई मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं है, especially when we talk about the say states of Andhra, Karnataka and Tamil Nadu. कुछ हिली एरियाज में लाइक देयर आर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स कि आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते. तो वो स्पेसिफिक एरियाज में हम बात कर सकते हैं, बट दैट इज लिमिटेड टू वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपने बताया हमें क्या-क्या देखना चाहिए जब हम एक फार्मलैंड इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उसी पे एक क्वेश्चन मैं इसमें आगे बढ़ाऊँगा कि ऐसे क्या क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो हमें फार्मलैंड खरीदते वक़्त देखने चाहिए? जैसे लोकेशन, सॉइल क्वालिटी, वाटर अवेलेबिलिटी या और कुछ? ये जस्ट जैसे मैंने अभी कहा था, द लैंड शुड बी मोटरेबल कि आप वहां तक पहुंच सके आराम से. एंड उसी को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप फार्म लैंड पे जा रहे हैं तो इफ इट इज लाइक टू फार, लाइक से 12 आवर्स अवे और 10 आवर्स अवे फ्रॉम योर प्लेस, आप जा नहीं पाएंगे, यू कांट एंजॉय. सो 3 to 4 आवर्स इज आइडियल, जहाँ पे कि यू कैन हैव अ बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द से अप्रोचेबिलिटी ऑफ लैंड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अच्छा फार्म हमारा बने उसके लिए वाटर अवेलेबिलिटी एंड वाटर क्वालिटी. So there are few tests which are water quality test and water availability you can check by that land or nearby कि कितने बोरवेल से पानी आता है नहीं आता है. If there is a any water stream or water body nearby जहाँ से कि यूज हो सकता है, are there irrigation facility available. तो anything and everything related to water you should check. उसके अलावा soil quality, if you get the best quality soil it is good, but soil is something which degenerates fast and regenerate fast. तो जो कहते हैं कि धरती माता है, जैसे कभी भी माँ नाराज नहीं होती, उसी तरह से अगर आप इग्नोर करते हैं तो 2 से 3 साल में द लैंड, द टॉप सॉइल डिजेनरेट्स. अगर कोई प्लांटेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, खेती नहीं हो रही है, तो सॉइल डिजेनरेट हो जाती है. हैविंग सेड दैट, अगर उसी को आप वापस रीजनरेट करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द लैंड्स आप 2 से 3 साल में टॉप क्वालिटी की सॉइल बना सकते हैं. एंड गुड क्वालिटी जहाँ पे कि ये उगे, उसके लिए आपको एक सीजन से भी कम लगता है. तो यू कैन प्रीटी मच रीजनरेट द सॉइल फास्ट. तो सॉइल क्वालिटी अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी बात है, बट इट शुड नॉट बी अ, आई वुड से, शो स्टॉपर कि इसके लिए मुझे नहीं लेना है. वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको वॉट एवर यू डू इन फार्मिंग, if you are going for long term plantation, maybe after 2-3 years you won't need to really even water these trees. They will grow on their own. Their growth, उनका जो ग्रोथ है थोड़ा कम हो जाएगा, बट स्पीड बट फिर भी होंगे. बट अगर पानी नहीं है तो शुरुआत में सस्टेन करना या विल बी टफ फॉर एनी ट्री. और अगर आप ट्रेडिशनल फार्मिंग में जा रहे हैं तो आपको पानी की जरूरत हर सीजन में हर क्रॉप पे लगती है. तो पानी की क्वालिटी और
पानी की क्वांटिटी, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा देखिए। अदर थिंग इज यू शुड लुक फॉर लेबर अवेलेबिलिटी के है या नहीं है, क्योंकि लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है तो इवन मशीन्स आर देयर तो कर सकती हैं, बट लेबर इन इटसेल्फ एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्प सिग्निफिकेंटली। तो दैट इज वन थिंग यू शुड सी। मोस्टली इंडिया में आजकल फार्म लेबर मिल जाते हैं, उतना आसान हर जगह नहीं है बट मोस्टली मिल जाते हैं, इफ यू नो हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू गेट देम, तो वो हो जाता है। तो only and only one thing I would say, the most important you should always figure, like really think of, is water availability, and all other things can be taken care of. ओके, तो ये जो लेबर, वाटर, आई एम श्योर इलेक्ट्रिसिटी और भी जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं, क्या किसी स्टेट्स में गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी भी मिलती है इन सब एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस पर? कुछ कुछ स्कीम्स हैं जिनमें सब्सिडी मिलती है, बट मोस्टली उतनी सब्सिडी नहीं है। वाटर के लिए जैसे इफ यू आर पुटिंग अ सोलर तो मिलती है। देर आर लाइक रेड टेप्स विच आर देयर, like in India or even across the world, all countries have red tips. Good thing is ज्यादातर governments, state or center, are like pro farmers. Even banks are like pro farmers, so they try to help you. So कुछ रेट टेप डेफिनेटली रहेगी, आई बिलीव दैट इज रिक्वायर्ड एज वेल। बट माई एक्सपीरियंस से, हम पिछले मतलब 3-4 साल से ये कर रहे हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है अक्रॉस स्टेट्स कि पीपल आर देयर टू हेल्प यू। यू नीड टू नो द राइट थिंग्स, आस्क द राइट question, and approach the people proactively, and they help you significantly. So overall yes, ये चीजें हैं जिनमें कि गवर्नमेंट की हेल्प भी मिलती है। तो आप अगर अपने बैंक ब्रांच में भी जाते हैं लोकल, तो वहां पे भी लोग बता देते हैं आपको गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी किस स्कीम में मिलती है। सब्सिडीज अभी कम हो गई हैं, फिर भी कुछ कुछ चीजों में सब्सिडी अवेलेबल है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो कई बार होता है कि पीपल लेट गो ऑफ सब्सिडीज, क्योंकि द टाइम विच इट टेक्स फॉर वेरिफिकेशन एंड कमिंग सब्सिडी और वो आना, वर्सेज द बेनिफिट यू आर गेटिंग इफ यू आर नॉट लेटिंग गो दैट टाइम, उन दोनों के बीच में अगर आप ट्रेड ऑफ करें तो दैट इज अ कॉल कि लोग सब्सिडी लेते नहीं है। बट स्टिल फॉर द पीपल हु हैव पेशेंस एंड टाइम, मेनी सब्सिडीज आर अवेलेबल बेस्ड ऑन आप क्या कर रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होगा फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पर। जो फार्मलैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो ट्रेडिशनल लोन्स ले सकते हैं? यस एंड नो। फॉर परचेजिंग अ लैंड आपको बैंक से लोन नहीं मिलता है, और कोई भी एनबीएफसी भी नहीं दे सकते, बिकॉज आरबीआई रिस्ट्रिक्टेड। ओके, सो इन स्पेशल कंसिडरेशन आफ्टर यू परचेज द लैंड यू कैन गेट अ लोन ऑन द फार्म लैंड एज वेल एज फॉर वट एवर प्लांटेशन इज बीइंग डन, या आप जो भी खेती कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग लोन मिलता है। देयर इज अ किसान क्रेडिट कार्ड विच गिव्स यू sort of, you know, overdraft facility or credit card facility as a farmer. Good thing is जब भी आप लोन लेते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेसर देन द एनी अदर लोन यू टेक, इवन लेट्स से होम लोन। बट फॉर परचेज ऑफ द लैंड लोन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा टैक्स बेनिफिट्स पे। तो हमने थोड़ी सब्सिडीज की बात की, लेकिन क्या कोई टैक्स बेनिफिट्स हैं या लायबिलिटीज भी हैं जो फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड हैं? थोड़ी नहीं, बहुत टैक्स बेनिफिट है। वॉट एवर यू ग्रो सब कुछ टैक्स फ्री है। एंड आई नो योर क्वेश्चन वाज द इनकम टैक्स एसेंशियली और फाइनेंशियल टैक्स व्हिच इज देयर, बट आई टेल यू, हम जो खाना खा रहे हैं दैट टैक्स यू सिग्निफिकेंटली योर बॉडी, राइट, योर हेल्थ। तो वो सारे जो हैं वो टैक्स आपका गायब हो जाता है, विच इज सिग्निफिकेंट, यू डोंट रियलाइज राइट नाउ। अगर आप अपने यहाँ पे फार्मलैंड में कुछ भी सब्जियां या फ्रूट्स अगर ले रहे हैं तो वो टैक्स चला जाता है। बट कमिंग बैक टू द इनकम टैक्स और द फाइनेंशियल टैक्स, उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एनी एंड एवरी इनकम विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द फार्म प्रोड्यूस इज 100% टैक्स फ्री, even on the land purchase. When you are selling any agriculture land which you have kept for 2 years and you are doing farming, so the uh, return which you generate or the profit which you get from it, if you have kept that land for 2 or more years, then all that capital gains which are having are tax free under the section 54B of income tax act. So जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, अगेन सब कुछ फार्मिंग से ही मिलता है। तो आपको फार्म लैंड पे वो मिलता है, एक एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है लैंड का, और दूसरा आपको जो हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तीसरा लाइफस्टाइल बेनिफिट, चौथा आपको ऑल द टैक्स बेनिफिट विच आर देयर। सो फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट इज आम के आम और गुठलियों के दाम। ये बहुत अच्छा बताया सर आपने, आम के आम और गुठलियों के दाम, बिल्कुल सही।